फ्रेंड्स, अशोक गाइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 51 है और डे 51 में हम गवर्नेंस के प्रश्न की चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 1040 प्रश्न, आपको पता है कि 1040 प्रश्न का मतलब 2013 से लेकर के 2025 तक के जितने भी प्रश्न हैं वो सब मिला के काउंट करोगे तो 1040 प्रश्न ही होते हैं। ठीक है, तो हम पूरा 2025 तक के करेंगे और 2-3 महीने बाद, 2-2.5 महीने बाद अभी 2026 का भी मेंस का पेपर हो जाएगा तो उसके भी गवर्नेंस के प्रश्न यहाँ पर कर दूंगा। गवर्नेंस क्या, सारे प्रश्न ही करने हैं, लेकिन गवर्नेंस का भी चर्चा करने जा रहे हैं तो गवर्नेंस की बात ही करेंगे। इसके बाद अब 2024 का प्रश्न है, इसके बाद 2025 का प्रश्न आएगा। इसके बाद आप हमें बता देना कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, मेरा मन तो इंटरनेशनल रिलेशन का है, लेकिन आप अगर मुझे बता देंगे तो मैं इसके बाद कोई और सब्जेक्ट भी आपके हिसाब से शुरू कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। आपको मैंने कल भी बताया था कि हम GS2 की चर्चा कर रहे हैं। GS2 में आप जैसे यूपीएससी मेंस का पेपर देखोगे, मेंस का सिलेबस देखोगे तो वहां पर GS2 में ये सिलेबस दिया हुआ है जिसमें 20 पॉइंट दिए हुए हैं। 20 पॉइंट में 15 नंबर पॉइंट और 16 नंबर पॉइंट गवर्नेंस से टच करता हुआ दिखाई देगा। टच क्या है, गवर्नेंस का ही है, यहाँ पर दिया हुआ है। और इससे पहले भी मैंने सब सिलेबस को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है, बता रखा है, तो आप पीछे से वीडियो लगातार देख रहे होंगे तो आपको ये टॉपिक्स समझ में, ये सिलेबस के पॉइंट समझ में आ जाएंगे। बाकी आप कहोगे तो अलग से एक एक पॉइंट का मैं अलग से डिस्कशन कर दूंगा। इसके लिए पिछले साल भी मैंने आपसे बताया था, लेकिन मेंटरशिप प्रोग्राम में व्यस्त होने के कारण ये चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन अब आप अगर सजेस्ट करोगे, लेकिन जब तक आप नहीं कहोगे तब तक मैं शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने मन से बहुत चीज़ें आपको देने के लिए सोचता हूँ, लेकिन आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो बंद हो जाती चीज़ें। ठीक है, तो खैर चलते हैं इस पर। तो यहाँ पर 15 नंबर टॉपिक, 16 नंबर टॉपिक दिया है, मैं आगे इसका डिस्कशन भी करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे 15 नंबर टॉपिक और 16 नंबर। 16 नंबर को मैंने रेड क्यों किया, क्योंकि ये प्रश्न जो है 16 नंबर टॉपिक से डायरेक्ट लिंक कर रहा है। यहाँ क्या कह रहा है, प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धांत। प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति लोक धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे। विवेचना करनी। ठीक है, विवेचना मतलब इसमें सकारात्मक पॉइंट भी लिखने, नकारात्मक भी लिखने। ठीक है, और आगे की कोई राह आप दिखाना चाहते हो, आगे का मार्ग दिखाना चाहते हो तो वो भी पॉइंट इसमें डाल सकते हो। करंट अफेयर्स अपडेट करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ लोक सेवकों की बात हो रही है, इसका मतलब लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका 16 नंबर टॉपिक से डायरेक्ट टच होता हुआ दिखाई देगा। लोक सेवक आपको पता होना चाहिए, लोक सेवक कौन होते हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। IAS PCS और राज्य की और भी सेवाएं जो होती हैं, कर्मचारी, ये सब आ जाते हैं। जो जनता की सेवा कर रहा है, जनता के लिए सेवा मुहैया करा रहा है एक तरीके से, वो सब आ जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। ये आपका, ये भी मैंने प्रश्न यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ये PDF में है, तो ये PDF आपको उपलब्ध करानी है, इस कारण से इसका भी चर्चा हम कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब चर्चा क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि PDF आपको देंगे तो ये प्रश्न उसमें नहीं लगा होगा। ठीक है, तो इसको जो है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तो ये चीज़ें आपको सब मिलती रहेंगी आराम से। तो चलते सीधे। तो इसमें देखिए प्रश्न के कीवर्ड्स को समझना पहले। तो प्रश्न के कीवर्ड को मैंने जो है अलग से लिख दिया है कि आपको जैसे शब्द नहीं समझ में आएंगे। यहाँ पर जैसे आप देखोगे प्रजातांत्रिक शासन, जो नए अभ्यर्थी हैं, बिल्कुल नए, जीरो से तैयारी कर रहे हैं, वो भी प्रश्न देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे सबको एक बराबर लेके चलना है। जो एडवांस तैयारी कर रहा है, जो पहले से उत्तर लेखन वगैरह कर चुका है, 200-300-500 क्वेश्चन लिख चुका है, उसको भी ध्यान में रखना है, और जो एक भी क्वेश्चन नहीं लिखा है उसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रजातांत्रिक शासन, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। प्रजातांत्रिक शासन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से लोकतांत्रिक शासन। प्रजा, हम आप जो जनता होती है उसको हम प्रजा बोल देते हैं। तो प्रजातांत्रिक शासन का मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक शासन में भी यही होता है, सेम वही चीज़ है। जनता का विकास, जनता का विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है। ठीक है, ये भी लिख दिया। फिर दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पर, लोक सेवक। तो लोक सेवक शब्दावली भी आपको पता होना चाहिए। लोक सेवक का मतलब IAS IPS IRS, राज्य की जितनी सेवाएं हैं ये सब, और सरकारी अधिकारी जो भी होंगे और कर्मचारी होंगे वो सब लोक सेवक में आएंगे। ठीक है, फिर तीसरी चीज सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता और लोक धारणा, इसके बारे में भी हमने यहाँ पर लिख दिया। सत्यनिष्ठा का मतलब क्या होता है, ईमानदारी, निष्पक्षता, नैतिकता और भ्रष्टाचार से मुक्त आचरण करने वाला ही सत्यनिष्ठा की राह पर चलता है। अगर आपने अपने शब्दों में बोला कि मैं सत्यनिष्ठा की राह पर चलूंगा, इंटीग्रिटी को अपनाऊंगा, इसका मतलब आप ईमानदारी को अपनाओगे, निष्पक्षता को लेकर के चलोगे, नैतिकता को ध्यान में रखोगे, भ्रष्टाचार से मुक्त रहोगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। प्रतिबद्धता का मतलब कमिटमेंट, मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो मैं उससे पीछे नहीं हटूं, मतलब प्रतिबद्ध रहोगे। किसके प्रति, संविधान के प्रति, कानून के प्रति, जनहित के प्रति समर्पण रहोगे। ठीक है, लोक धारणा का मतलब क्या है, लोगों की सोच क्या है, पब्लिक परसेप्शन क्या है, इंग्लिश में भी देख लिया, पब्लिक परसेप्शन क्या है, जनता की नजर में अधिकारियों की छवि, उन पर विश्वास बना रहे, इसी को लेकर के प्रश्न पूछ रहा है। फिर से प्रश्न पढ़ो, अब इतने शब्दावली समझा दी, अब फिर से आप प्रश्न पढ़िए। मैं बार बार चीजों को पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, जिससे क्या हो कि आपकी समझ विकसित हो दोस्तों। क्योंकि उत्तर लिखना तो बहुत आसान है मेरे हिसाब से। ठीक है, उत्तर लिखना बहुत आसान हो जाएगा जब आप बार बार चीजों को पढ़ोगे, तो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चीजें छपती चली जाएंगी। यह क्या कह रहा है, प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति लोक धारणा, इसका मतलब लोक सेवकों की जो सत्यनिष्ठा है और उनके प्रति प्रतिबद्धता है,
उनके प्रति लोक धारणा मतलब लोगों का विश्वास, लोगों की धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे, मतलब सकारात्मक हमेशा बनी रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें विवेचना करनी है। तो थोड़े से पॉइंट आपको सकारात्मक, ज्यादातर सकारात्मक पॉइंट डालें, 2-3 नकारात्मक पॉइंट डाल करके इस प्रश्न को आराम से किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर, अब प्रश्न पूछ क्या रहा है, यहाँ पर मैंने प्रश्न में भी डाल दिया कि जैसे आप पीडीएफ में आपको दूंगा तो कई बार क्या होगा कि आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पर मैंने वो भी डाल दिया कि आप प्रश्न में भी ये डर ना पैदा करें कि मुझे प्रश्न नहीं समझ में आए। तो प्रश्न पूछ क्या रहा है, कई बार क्या होगा कि आप प्रश्न को उल्टा लिख दोगे, तो उल्टा लिखने के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया, प्रश्न यह नहीं पूछ रहा है कि लोक सेवकों में सत्यनिष्ठा क्यों होनी चाहिए, ऐसा तो क्यों होनी चाहिए की बात तो नहीं कर रहा है प्रश्न, बल्कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न यह पूछ रहा है कि लोकतंत्र में केवल ईमानदार होना, प्रश्न पूछ रहा है कि लोकतंत्र में केवल ईमानदार होना पर्याप्त नहीं है कि आप ईमानदार हो, सत्य की राह पे चल रहे हो, बल्कि जनता को भी यह विश्वास होना चाहिए कि अधिकारी ईमानदार है, निष्पक्ष है और जनहित के प्रति समर्पित है। यदि जनता का विश्वास खत्म हो गया तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। मतलब लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जनता को भी यह लगना चाहिए कि हमारा जो अधिकारी है, हमारा जो सेवा करने वाला पब्लिक सर्वेंट है, वो ईमानदार है, निष्पक्ष है और जनहित के प्रति समर्पित है ना। तो ये चीजें आपको प्रश्न ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि लोकतंत्र में सत्यनिष्ठा क्यों होनी चाहिए, ऐसा तो प्रश्न में नहीं कहा ना। तो इसीलिए मैंने ये डाल दिया कि कई बच्चे क्या होता है कि मैं भी आज से 5-6 साल पहले अगर इस प्रश्न को लिख रहा होता तो मेरे अंदर भी ये चीजें होती, ठीक है। तो ये होती हैं, ये जब आप लिखते हो तो ये चीजें माइंड में आती है। लोग सत्यनिष्ठा को ही आधार बनाकर पूरा प्रश्न लिख देते हैं। ये बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद भी ये गलतियां करते हैं, ये नहीं कि बहुत अच्छा मेंस वो लिख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रीलिम्स जैसे ही निकलेगा तो आप मेंस में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर पाओगे। तो चलते हैं, मैंने इसको देखो फ्रेमिंग भी छोटा सा फ्रेमिंग बना के लिख दिया है कि भूमिका कैसे लिखनी है, छोटी सी, ठीक है। तो पहले यहाँ पर ये केवल फ्रेमिंग में है, ठीक है, बाद में मैंने उत्तर भी कराया, यहाँ से आपको उत्तर स्टार्ट है, ठीक है। पहले फ्रेमिंग में मैंने छोटा सा उत्तर आपको दे दिया, क्या भूमिका आपको छोटा सा लिखना है, क्या लिखना है भूमिका में, मैंने यहाँ पर भूमिका ही छोटी सी लिख दी है और मुख्य भाग भी छोटा सा लिख दिया, जिससे क्या हो कि पॉइंट नहीं लिखा, सीधे उत्तर ही लिख दिया कि आपको मतलब ज्यादा देखना, आप परीक्षा के समय केवल आप फ्रेमिंग देख करके परीक्षा में इन प्रश्नों को देख करके बस जा सकते हो, पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो यहाँ क्या कह रहा है, लोकतांत्रिक शासन जनता के विश्वास पर आधारित होता है, अतः लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और जन सेवा के प्रति प्रतिबद्धता की सकारात्मक सार्वजनिक धारणा लोकतंत्र की सफलता की अनिवार्य शर्त है, ठीक है। ये मैंने प्रश्न से ही उठाकर घुमा के लिख दिया, बस लिखने की कला होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे आप भी लिख सकते हो, लिखने की अगर कला आ गई तो प्रश्न से ही आप उत्तर को निकाल लोगे, ठीक है। फिर मुख्य भाग में क्या लिखना है, सकारात्मक लोक धारणा से शासन की वैधता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता तथा जन सहभागिता बढ़ती है, वहीं भ्रष्टाचार, पक्षपात या अनैतिक आचरण की धारणा नागरिकों के विश्वास और लोकतांत्रिक संस्थाओं में कमजोर करती है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करती है, ठीक है। छोटा सा निष्कर्ष डाल देना, अतः लोक सेवकों को केवल ईमानदार होना ही नहीं बल्कि ईमानदार दिखाई भी देना चाहिए, है ना। कुल मिला की बात ये है। अब चलते हैं गवर्नेंस के क्वेश्चन को देखते हैं। अब भी मतलब ये गवर्नेंस का मतलब इस प्रश्न को देखते हैं। अब मैंने उत्तर जो लिखा है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने गवर्नेंस ऊपर डाल रखा है 2024 डे 51, यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट होता है। इससे पहले कि ये फ्रेमिंग है, जो बच्चे यहाँ तक देख के जाना चाहते हैं वो देख के जा सकते हैं, वो अपना खुद से प्रश्न लिखें और एवेल्युएट करें। कुछ दिन बाद में ऐसा कुछ प्रोग्राम हम करेंगे कि लगभग 20-25 बच्चों की जो है कॉपी चेक करने का भी काम शुरू कर देंगे। उसके लिए या तो फ्री प्रोग्राम रखेंगे या 2-4-5 रुपये आपसे रखेंगे, जिससे क्या हो कि एक लोग अगर चेक करने के लिए किसी को रखेंगे तो भाई उसको पेमेंट भी देना पड़ेगा, फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं मेरे जैसा। तो खैर यहाँ क्या कह रहा है, लोकतंत्र, अब मैंने भूमिका फिर से लिखी यहाँ पर, लोकतांत्रिक शासन में जन विश्वास, पब्लिक ट्रस्ट ही प्रशासन की वैधता का आधार है। इसलिए केवल लोक सेवकों का ईमानदार होना पर्याप्त नहीं बल्कि उनकी सत्यनिष्ठा और जन सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के प्रति जनता की धारणा भी सकारात्मक बनी रहनी चाहिए। यहाँ पर मैंने अलग भूमिका लिख दी, ठीक है। ऐसे ही आपको भी लिखना है, जब आप उत्तर लिखने लगोगे तो ये चीजें आपके अंदर से निकल के आएंगी। अब मैंने हेडिंग डाल दी, सकारात्मक धारणा क्यों आवश्यक है। अब इसमें पॉइंट हमें ज्यादा डालने हैं, है ना। तो यहाँ पर वैधता एवं विश्वास बढ़ता है, ठीक है। क्यों आवश्यक है, वैधता एवं विश्वास, जिससे नीतियों का स्वैच्छिक अनुपालन होता है। सकारात्मक लोक धारणा क्यों आवश्यक है, क्योंकि इससे एक तो वैधता बढ़ेगी और विश्वास बढ़ता है, जिससे नीतियों का स्वैच्छिक अनुपालन होता है। सुशासन, गुड गवर्नेंस तथा प्रशासनिक जवाबदेही सुदृढ़ होती है, ठीक है। भ्रष्टाचार एवं पक्षपात की आशंकाएं कम होती हैं। नागरिक सहभागिता और सहकारी शासन को बढ़ावा मिलता है। कोलैबोरेटिव गवर्नेंस को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। संकट के समय, जैसे महामारी आई 2020 में, कोरोना आया, या आपदा के समय, या कोई घटना हो गई, भूकंप आ गई या कोई ज्वालामुखी या ऐसी घटना हो गई, लैंडस्लाइडिंग हो गई, इस तरह से कोई घटना आ जाती है, संकट के समय प्रशासन पर जनता का भरोसा बना रहता है। आपको पता है कि जब ऐसी घटना हो जाती है तो प्रशासन पर पूर्णतः जनता का भरोसा बहुत ज़्यादा बना रहता है कि प्रशासन ऐसा करेगा, है ना। बाढ़ आ जाती है, अब देखते हो प्रशासन जन जन तक पहुंचने का प्रयास करता है ना।
आप देखते ही होंगे सोशल मीडिया में बहुत छोटे छोटे अधिकारी जो होते हैं, डिप्टी एसपी रैंक के भी अधिकारी होते हैं, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं, जो एसडीएम रैंक के अधिकारी होते हैं, वो भी जो है जन जन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ऊपर से आदेश होता है ना, किसी भी तरीके से। एनजीओ वगैरह भी काम करते हैं। तो खैर, लोक धारणा को प्रभावित करने वाले कारक, इनकी बात भी चर्चा करेंगे। तो इसमें सिर्फ हमने 3 पॉइंट डाले, क्योंकि 150 शब्दों का प्रश्न है, ज्यादा हम पॉइंट इसमें डाल नहीं सकते, ठीक है। और ये नेगेटिव पॉइंट है तो इसको हम कम ही रखेंगे। जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको मैंने 5 रख दिया, जो नेगेटिव पॉइंट है उसको 3 रख दिया, क्योंकि विवेचना करने की बोल रहा है ना। विवेचना में हमें दोनों चीजों का थोड़ा थोड़ा मतलब रखना, लेकिन सकारात्मक बिंदुओं को ज्यादा रखना, क्योंकि वही चीज पूछना चाह रहा है। प्रश्न को ठीक से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लोक धारणा को प्रभावित करने वाले कारक में क्या है? भ्रष्टाचार, हितों का टकराव एवं राजनीतिक हस्तक्षेप, ठीक। सेवा वितरण में देरी, अपारदर्शिता तथा असंवेदनशील व्यवहार, ये होता है ना, यही तो लोक सेवक करते हैं। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना एवं दुष्प्रचार, लोक सेवक नहीं करते हैं। मतलब लोक धारणा प्रभावित कैसे होती है? ये जब होता है, जब सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना पहुंचती है, दुष्प्रचार होता है, या सेवा वितरण में देरी होती है, तो लोगों का विश्वास टूटता है। अपारदर्शिता होती है, असंवेदनशील व्यवहार किया जाता है, ठीक है। भ्रष्टाचार, हितों का टकराव एवं राजनीतिक हस्तक्षेप, ये चीजें हैं, ठीक है। उल्टा मत समझ लेना। आगे का मार्ग, अब आगे का मार्ग कैसा होना चाहिए, इसके लिए भी हम लोग करंट के कोई पॉइंट, जैसे मिशन कर्मयोगी आपके बारे में पता होगा, इसको भी आप डाल सकते हो। तो मिशन कर्मयोगी के माध्यम से नैतिक एवं नागरिक केंद्रित क्षमता निर्माण किया जा सकता है। ई गवर्नेंस, सोशल ऑडिट, समयबद्ध सेवा, संपत्ति घोषणा तथा प्रभावी शिकायत निवारण को सुदृढ़ करना ही आगे का मार्ग हमें सुनिश्चित कर सकेगा, ठीक है। अब इसके बाद छोटा सा निष्कर्ष लिख देना। अतः सुशासन का आधार केवल ईमानदार लोक सेवक नहीं हो सकता। अतः सुशासन का आधार केवल ईमानदार लोक सेवक नहीं, बल्कि उनके प्रति जनता का अटूट विश्वास भी, क्योंकि यही तो प्रश्न पूछ रहा है, तो हमको भूमिका भी उसी आधार पर लिखना है। अटूट विश्वास भी है। जब सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा नागरिक केंद्रित प्रशासन एक साथ कार्य करते हैं, तभी लोकतांत्रिक शासन प्रभावी, उत्तरदायी और विश्वसनीय बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्नों को देखिए, इन्हीं प्रश्नों के शब्दों को जो मैंने कीवर्ड्स आगे दिए थे, उन्हीं कीवर्डों को घुमा घुमा करके करके ये कुछ शब्दावली होती है, जैसे सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक केंद्रित प्रशासन, ये सब देखिए कल ऐसे ही तो प्रश्न आया था। तो वही कुछ शब्दावली आपको लगभग गवर्नेंस में 50 शब्दावली याद हो जाए, उन्हीं 50 शब्दावलियों घुमा घुमा के आप पूरा प्रश्न लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान और डरने की आवश्यकता नहीं, बस आपको विश्वास बना के रखना है। जो मटेरियल हम दे रहे हैं, इसमें और भी किसी तरीके से समझाने की आप अपेक्षा मुझसे करते हो, तो आप मुझे कमेंट में लिखना कि सर इसको और अच्छे से समझा दीजिए, तो मैं इसको और बेसिक लेवल पे चला जाऊंगा। मैं तो अभी मान के चल रहा हूँ कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, लगभग आप 6 महीने साल भर आपने तैयारी कर ली होगी। और जो बिगनर हैं, बिल्कुल जीरो से हैं, तो उनको अभी उत्तर लेखन की तरफ बढ़ना भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए भी मैंने जीरो से ही कार्यक्रम ये शुरू किया है। लेकिन फिर भी आपको कहीं समस्या आती हो तो आप हमें बताइए, हम उस पर सुधार करेंगे। और आगे सुधार क्या मतलब, आगे और बेहतर आपको जो है मटेरियल उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डे 52 का क्वेश्चन है। अब आपको इसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है। मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। ई गवर्नेंस सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी, डिजिटल टेक्नोलॉजी के नैतिक कार्यों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है, इसमें पारदर्शिता, जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए विविध प्रकार की अंतर क्रियाएं भी हैं। इस संदर्भ में ई गवर्नेंस के इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल का मूल्यांकन कीजिए। अब आपको यह पता होना चाहिए इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल क्या होता है। पूरा प्रश्न इसी पर आधारित है। पहले यूपीएससी की खूबी होती है, इस प्रश्न को बड़ा करके आपको डराने की कोशिश करता है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ पूछ रहा है, केवल इतना पूछ रहा है, ई गवर्नेंस से लेकर के यहाँ तक, बस मूल्यांकन करना है आपको, ठीक है। तो ये प्रश्न को ऐसे ही समझा जाता है, बस आपको पढ़ना है, समझना है। जहाँ ना समझ में आए इंग्लिश में देख लेना है। मुझे नहीं दिक्कत होती तो मैं इंग्लिश का ही पढ़ता हूँ, ठीक है। तो कल इसकी प्रैक्टिस करके रखना दोस्तों। इतना करते हैं, फिर इसको लेकर के हम कल फिर आएंगे, ठीक है। और डेली टारगेट में भी कुछ प्रोग्राम आपको मिल गए होंगे, अब उसकी प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। आज संडे है तो आपको रिवीजन भी करना है अच्छे से। तो फिर यही तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।